हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, आज 16 दिसंबर है और ये आर्टिकल कहता है कि अगर एक कैंडिडेट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्या वो हमारे देश के लिए सही है, कैसे मतलब इस तरह की प्रैक्टिसेस और कितने देशों में चलती है, उसके क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और ये वीडियो मतलब जो ये आर्टिकल है आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब इसके ताल्लुक से चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें मैं और एक चीज़ बताया हूँ कि आप अगर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें से लेना है तो आप क्या क्या ले सकते हो। वैसे मैंने इस पर हाईलाइट कर रखा हूँ कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी है, और हम इस पर क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं मैं आपको वही बताता हूँ। मतलब एक ऐसे ही कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से। सो देखिए, हम शुरू करते हैं। सो सब में पहले क्या से शुरू क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका कि किस सिलसिले में बात हो रही है। सो वन नेशन वन इलेक्शन लेड बाय ओके ओके। सो जो पैनल था वन नेशन ओके वन इलेक्शन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के ज़रिए था, मतलब वो लेट कर रहे थे इसको, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, किसके लिए, लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। वहाँ से ये डिबेट छिड़ गई कि इसके नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए, मतलब ये कैसे काम करेगा, क्या हमारे देश के लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। सो देखिए, सब में पहले तो हमें OCMC बहुत बार जिक्र होने वाला है, तो इसका याद रखिए, वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, तो ये एक कैंडिडेट है जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ रहा है, तो वो OCMC है। सो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले कि किस सिलसिले में हमें ये सारी चीज़ें बातें करना है। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इसके बारे में क्या कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक रेगुलर इलेक्शन की प्रोविज़न बताता है कि हर 5 साल में लेजिस्लेटिव असेंबली और जो हमारे लोकसभा है उसके लिए इलेक्शन होने चाहिए, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा क्या काम करता है, इलेक्शन कमीशन को मतलब पावर दे देता है कि आपको इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट करना है, और दूसरा पार्लियामेंट को भी पावर देता है कि वो किस तरीके से रेगुलेट करेगा मैनर ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन, मतलब किस तरीके से इलेक्शन रखे जाएंगे, क्या प्रोविजंस वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ें ये करता है। तो हमें क्या नोट्स में क्या लिख सकते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है इलेक्शन का, मतलब एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और किसे करता है, पार्लियामेंट, टू रेगुलेट द मैनर ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से तो पार्लियामेंट को पावर दिया गया था, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 लाया गया था। उसमें क्या किया था, नो लिमिट, देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अ कैंडिडेट कुड कंटेस्ट अंटिल 1996। सो कोई भी लिमिट नहीं थी कि एक कैंडिडेट कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए लड़ेगा, ऐसा कोई मतलब लिमिट नहीं थी, कोई कितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लड़ सकता था, ये था। तो ये क्या रिजल्ट कर रहा था, मतलब इससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जो भी कैंडिडेट से जो कंटेस्ट कर रहा था बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो ये क्या कर रहा था, मोर देन टू, मतलब जो भी विन कर रहा है एक कैंडिडेट, तो दूसरी जो अब दूसरे अगर दो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ रहा है और जीत भी गया, तो दूसरा तो क्या है वो खाली रहने वाला है, और एक सीट जो इस पे है वो बैठा हुआ है जो जीत रहा है वो मतलब भर जाएगी, फील हो जाएगी, लेकिन दूसरी सीट खाली हो रही थी, ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बार बार बाई इलेक्शंस रखने की मतलब ज़रूरत पड़ रही थी। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब इसका क्या है, मतलब बाई इलेक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है वो भी इसमें बताया गया है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अब क्या है, इसी की वजह से क्या है कि इस एक्ट को अमेंड किया गया था, ये प्रॉब्लम को करने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज पे लड़ेगा। ओके, सो उसके बाद हम सीधा नीचे आते हैं। तो अब इसमें कुछ डेटा दिया गया है, मतलब अगर कोई स्टेट असेंबली के बाई इलेक्शंस होते हैं या जनरल इलेक्शन में होते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, किस जो खर्च है वो कौन उठाती है, कौन सी गवर्नमेंट उठाती है, उसका खर्च का जो बर्डन है हम पे पड़ता है यानी पब्लिक पर, क्योंकि ये वाला है। द नंबर्स आर इवन मोर फ्रिक्वेंट इन द मतलब जो बाई इलेक्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस लीडिंग टू फ्रिक्वेंट बाई इलेक्शन, देयर वर 44 बाई इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबलीज इन नवंबर 2024 ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ सिटिंग लेजिस्लेटर। मतलब कितने हैं, 44 बाई इलेक्शन हमें रखने पड़े, क्यों कि जो जीत चुका था कैंडिडेट, जो सिटिंग लेजिस्लेटर उस वक्त का, वो रिज़ाइन कर लिया। ओके, इस वजह से हमें बार बार इलेक्शन रखने की ज़रूरत पड़ रही थी, ऐसे 44 बाई इलेक्शन रखने पड़े हमें। सो क्या हो रहा है, देखिए, फ्रीक्वेंट बाई इलेक्शन ड्यू टू कैंडिडेट्स विनिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोस्ट सेवरल चैलेंजेस। अब यहाँ से हमारा ट्रू पॉइंट शुरू हो रहा है, मतलब जो हमें पढ़ना ही चाहिए वो बातें यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए, फर्स्ट क्या है, दे ऐड टू टैक्स पेयर कोस्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी गई है, और हमें भी ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि हम टॉपर्स के जो आंसर बुकलेट है वो देखते हैं, तो उसी के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से एग्ज़ाम लिखते हैं। लेकिन क्या है,
इसके एग्जाम्पल के मायने ये नीचे दिया गया है। सो जो लोकसभा का जो इलेक्शन है ओके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा उठाती है, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होगी वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया गया, ये देखिए इन 2014 जनरल इलेक्शन कितने हुआ, 3,870 करोड़ का कुछ खर्चा आया था, राइट। वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। और अगर से हम बात करें कि कोई एक सीट पर अगर कोई लड़ रहा है तो उसको कितना खर्चा आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12 करोड़ रुपए, ओके, इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा डेटा है कि इफ़ 10 पॉलिटिशियंस विन फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब क्या हो रहा है, अगर 10 पॉलिटिशियंस कोई जीतते हैं 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से, सो द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ बाई इलेक्शन वुड बी अमाउंट। तो अगर से हमें एक्स्ट्रा बाई इलेक्शन रखना है, क्योंकि 10 पॉलिटिशियन है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जीत रहे, तो बाद में बाई इलेक्शन रखने की अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका खर्च कितना आएगा, 130 करोड़ रुपए। ये एक छोटा सा डेटा है। वैसे भी ओवरऑल इलेक्शन जो होते हैं उसके स्पेंडिंग से मतलब थोड़ा सा कम है, ऐसा बोलने की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, अभी जो खर्च आ रहा है, जो भी बाई इलेक्शन रख रहे हैं, जनरल इलेक्शन रख रहे हैं, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है खर्च, लेकिन वो खर्च कहाँ से आता है, मतलब जो पैसा कहाँ से आता है, तो वो पब्लिक से ही आता है। और बहुत सारी फंडिंग ब्लैक मनी से भी आती है, उससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, ओके, ये बोल रहा है आर्टिकल, ओके। फिर अब सेकंड क्या है, द बाई इलेक्शन नेसेसिटेटेड बाय द वेकेशन ऑफ विनिंग कैंडिडेट विद इन एन इनिशियल 6 मंथ टेंड्स टू फेवर द रूलिंग पार्टी। अब देखिए इसका ना स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जब अगर से कोई मतलब अगर कोई हार भी जाता है या जीत भी जाता है तो क्या करेगा, जो रूलिंग पार्टी है उसे रिसोर्स मोबिलाइज करने में मदद करेगी, उसे पैट्रनेज भी देगी, मतलब जो भी पार्टी वर्कर्स है उसे सपोर्ट करेगी एक तरह से, ये यहाँ पे बात हो रही है, ओके, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखिए, जो फाइनेंशियल बर्डन है किस पर होता है, फॉल्स ऑन दी जो डिफीटेड कैंडिडेट, जो हार चुका है और उसके पार्टी पे पड़ेगा, ओके, जो भी फाइनेंशियल बर्डन, जितना उन्होंने पैसा लगाया, जो भी चीज़ें हैं, तो ये वाला थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रायोरिटाइजेज द लीडर्स इंटरेस्ट नॉट द पीपल। अब यहाँ पे क्या है देखिए, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन ये स्टेटमेंट इसे कैसे जस्टिफाई करेगा, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द लीडर, बाय द लीडर एंड फॉर द लीडर। मतलब क्या है, जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है वो लीडर की है, ओके, और लीडर के ज़रिए है और लीडर के लिए है। ये अगर स्टेटमेंट से हम इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर से हम बाई इलेक्शन और बहुत सारे, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि लीडर को फेवर किया जा रहा है, उसके पॉपुलैरिटी की वजह से, उसकी पॉपुलैरिटी पर रिलाई किया जा रहा है कि उसकी वजह से ही हम इलेक्शन जीत रहे हैं, और लोगों की डिमांड को, वॉइस को एक तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। ओके, फिफ्थ क्या है, टू इन्हांस द रीच एंड मैसेज डिलीवरी ऑफ द लीडर रिलाइंग ऑन देयर पॉपुलैरिटी फॉर द इलेक्शन सक्सेस। वही बात है जो मैंने आपको बताया है, ये तो इससे क्या होगा, लीडर का डोमिनेंस बढ़ेगा, वो लोगों की बातों को उतना ध्यान नहीं देगा। अब एक केस की बात हो रही है, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो क्या है, जब कोई भी लोग कोई रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट को जिताते हैं, तो हम उस पर एक ट्रस्ट दिखाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज़ें वहाँ तक लेके जाए, गवर्नमेंट में सुनाए, जो भी असेंबलीज़ में बातें होती है, डिबेट होती है, और उससे हमारे प्रॉब्लम हल हो के। सो कंटेस्टिंग मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज, विनिंग देम एंड वेकेटिंग वन फॉर बाई इलेक्शन वायलेट्स आर्टिकल। तो अभी जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा जा रहा है, जीता जा रहा है, और कुछ सीटों को खाली किया जा रहा है, मतलब खाली रखा जा रहा है, तो ये क्या होगा, आर्टिकल का ये वायलेट होगा, आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो ये वाली बात हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा डेटा भी दिया गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सीट वैकेट की थी, खाली किया था 2024 में, वैकेंट किया था उस तरीके से, बाद में उनका टर्न आउट भी क्या हो गया, सीधा ये इतना आ गया। इस तरीके से मतलब डेटा को आप देख सकते हैं, 1-2 लाइन में लिखना है, ऐसी यूपीएससी टॉपर ऐसा लिखकर 1 लाइन में लिख देते, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे, ओके। अब इसके देखिए, अब तक इसके नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे थे, लेकिन अब इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताए गए। जैसे फर्स्ट क्या है, कंटेस्टिंग मल्टीपल सीट प्रोवाइड ए सेफ्टी नेट फॉर कैंडिडेट स्पेशली इन टाइटली कंटेस्टेड कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब अगर कोई कैंडिडेट है, अगर 2-3 मतलब 10 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है, तो क्या होगा कि अगर वो एक पर हार गया तो शायद दूसरे में जीत जाए, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। अब सेकंड क्या है, OCMC स्मूथन द लीडर्स कंटिन्यूएशन और ट्रांजिशन। मतलब अगर कोई हार भी गया तो वो और लड़ सकता है, दूसरी सीट पर जीत सकता है, दैट इज़ द थिंग बीइंग टॉक्ड हियर। फिर उसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा इधर जाते हैं, देखिए अब वहाँ तक बात हो गई है, ओके। सो अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मतलब कौन सा देश क्या फॉलो कर रहा है, वो वाली बात हो रही है। जैसे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अलाउ कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज बट रिक्वायर देम टू रेलिंक्यूश ऑल बट वन। अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो
कैंडिडेट्स को ये देते हैं प्रावधान, मतलब अधिकार देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ सकते हैं, लेकिन जब वो जीत जाएंगे तो उन्हें बाकी के सीट छोड़ना पड़ेगा। ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, अब ये पाकिस्तान है, प्लेसेस नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज अ कैंडिडेट कैन कंटेस्ट एज सीन इन 2018 इलेक्शन व्हेन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कंटेस्टेड 5 सीट्स एंड वेकेटेड 4। सो पाकिस्तान तो कोई लिमिट नहीं, छूट देता है जितने चाहे उतने कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ो। जैसे 2018 के इलेक्शन में देखा गया था, जो पहले के एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो 5 सीट जीते थे और 4 तो खाली थे, लेकिन वो एक पर ही थे विराजमान, मतलब जो वो सीटिंग लेजिस्लेटर वहाँ के कहलाएंगे वो। इस तरीके से बात हो रही है। तो वो वही सारा मसला है। ये एक एग्जांपल से आप पूरी बात समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने 5 सीट से लड़ा था और 4 सीट तो खाली रहने वाली, वो एक सीट पर ही रहने वाली, इस तरीके से। सिमिलरली बांग्लादेश अलाउड कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट अप टू 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज अंटिल 2008 बट नाउ लिमिट्स टू 3। अब बांग्लादेश ने 2008 तक तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है कैंडिडेट, लेकिन अब सिर्फ 3 की लिमिट है, इस तरीके से। और यूनाइटेड किंगडम में ये कॉमन था, ये प्रैक्टिस होके बाद में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इसे फेज आउट कर दिया, यानी बंद कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये वाली बात, द मिसयूज ऑफ द OCMC, यानी वन कैंडिडेट मल्टीपल कंटेस्टिंग फॉर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये वाली बात हो रही है। फार आउटवेज द बेनिफिट, मतलब चाहे आप कितना भी अच्छी बात है गिना लो इसकी, अगर इसका मिसयूज़ हुआ, गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो इस सारे बेनिफिट्स को खा जाएगा। अब इसके सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट क्या करने का, हमें अमेंड करना पड़ेगा 33 सेक्शन 33(7) ऑफ द RP एक्ट, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये बैन करने के लिए, ये मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से ना लड़े, उसको बैन करने के लिए करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 में रिकमेंड भी किया था वैसा ये प्रैक्टिस को बैन किया जाए। और बाद में 255 जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी, उन्होंने भी क्या रिकमेंड किया था कि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सो अब क्या है, एक दूसरी बात है कि ECI ने ये भी रिकमेंड किया था कि कोस्ट इम्पोजिशन होना चाहिए कैंडिडेट्स पे कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन 2004। सो जो भी एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए लड़ रहे हैं, उसके ऊपर उसका इम्पोजिशन, मतलब वो उसका खर्च वही दे, इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पे, वो भी रिकमेंड किया गया था। अब थर्ड क्या है, जब भी कोई बाई इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कम से कम 1 साल का तो गैप देना चाहिए, ताकि जो वोटर्स है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि किसे चुनकर लाना है। और जो डिफीटेड कैंडिडेट है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसे रिकवर होने के लिए और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वक्त मिले। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। फिर दिस कुड बी डन बाय, क्या हमें अमेंड करना पड़ेगा, सेक्शन 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अच्छा, ये यहाँ तक ही है, राइट। फिर क्या है, अब ये RP एक्ट 1951 क्या बताता है कि प्रोवाइड्स फॉर बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स। अगर 6 महीने में हमें इलेक्शन रखना पड़ेगा, अगर से कोई जगह खाली होती है, बाई इलेक्शन हमें रखना पड़ेगा, ये वाली बात हो रही है। सो देखिए इतना सारा आर्टिकल था और ये वाली हमको लाइन अच्छी लगी कि इट्स टाइम टू इन्फोर्स 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी 4 कैंडिडेट्स। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा। अगर एक कैंडिडेट है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हो, एक से ज़्यादा ना हो, ये वाला है। सो इल्यूसिडेट, give some example to justify your answer that can be asked. Okay, so this can be a question, something like that. I want to talk about that. So this was the question, this was the video, and if you have enjoyed, if you have learned something new, and if you just like enjoyed the way I kind of explain everything, so you just have to hit that like button and just tell me in the comment section what you feel about this video, and I would really like to know about that. And thanks for watching this video.